क्या आप जानते हैं एक इंजीनियर जिनकी अभी अभी शादी हुई थी और इनके पास थी एक लग्जरी कार फॉर्च्यूनर। इसी गाड़ी में बैठकर वो इंजीनियर अपने दोस्त के साथ घर लौट रहे थे। नोएडा शहर में मौजूद वो नेशनल हाईवे था, चलता फिरता रोड, आसपास कई हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग। उस दोपहर ये पूरा इलाका तेज आवाजों से गूंज उठा था। किसी ने सोचा नहीं कि यहाँ एक हाई प्रोफाइल घटना घटित होने वाली है, जिसकी जांच पहले पुलिस करेगी, फिर सीबीआई और एसटीएफ। केस को सुलझाने में लगभग 2 साल बीत गए थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने तमाम कोशिशें कर लीं। ना जाने कितनी थ्योरीज बनी जो एक के बाद एक फेल होती गईं। संदेह बहुत लोगों पर था, लेकिन मिला कुछ नहीं। जांचकर्ताओं ने पूरा शहर खंगाल लिया। एक केस के चक्कर में दूसरे केस के आरोपी भी पकड़े जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले एक शहर न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा से। नोएडा के सेक्टर 77 में प्रतीक विस्टेरिया पड़ता है, जो एक रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी है। इसी जगह एक कपल रहा करता था, अंकित चौहान और अमीषा चौहान। दोनों ही आईटी प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। अंकित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब करते थे। इनका गाजियाबाद के वैशाली के इनकम टैक्स ऑफिस में टीसीएस की तरफ से ऑफशोर काम था। पत्नी अमीषा एक्सेंचर में जॉब करती थीं। इनका ऑफिस नोएडा के सेक्टर 135 में है। अंकित जी अब अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाले थे, ऑनलाइन शॉपिंग या ई कॉमर्स वेबसाइट। इनके लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। इनका एक करीबी दोस्त है गगन दुधौरिया, इनके साथ ही मिलकर बिजनेस शुरू करने वाले थे। सेक्टर 10 में ऑफिस भी देख रखा था। तो बात 13 अप्रैल 2015 की है, सोमवार का दिन। आज अंकित की ऑफिस की छुट्टी थी, लेकिन पत्नी काम पर चली गई। मीडिया के अनुसार अंकित आज भी सुबह में अपने होने वाले नए ऑफिस गए, जो सेक्टर 10 में है, ऐसे ही घूमने के लिए। इसके बाद अचानक इनका प्लान बना कि क्यों ना आज का लंच दोपहर में अपनी पत्नी के साथ किया जाए। अब नई नई शादी हुई है, 10 मार्च 2015 को शादी हुई थी। आज 13 अप्रैल है, यानी 1 महीना 2 दिन हुए हैं। दोपहर में अंकित ने अपने एक दोस्त प्रतीक गुप्ता को कॉल लगाया। गगन उन्हीं प्रतीक के साथ थे। प्रतीक ने अपना फोन गगन को दिया। गगन से अंकित ने कॉल पर कहा कि घर आ जा। इसके बाद लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच गगन सेक्टर 77 में अंकित के अपार्टमेंट पहुंचे। यहाँ 10-15 मिनट रुके होंगे, फिर दोनों घर से निकल जाते हैं। अंकित ने हाल के दिनों में एक नई फॉर्च्यूनर कार खरीदी थी। अब पता नहीं शादी में मिली या स्वयं खरीदी। उसका तो अभी ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट भी नहीं आया, टेम्परेरी नंबर प्लेट पर चल रही थी। अंकित ही कार को ड्राइव कर रहे थे और गगन बगल वाली सीट पर बैठे थे। वैसे गगन को 4 व्हीलर ड्राइव करना नहीं आता। सेक्टर 77 से सेक्टर 135 यानी एक्सेंचर ऑफिस 12-13 किलोमीटर दूर था। आधा घंटा 40 मिनट का रास्ता है। 2:45 के आसपास ये लोग एक्सेंचर ऑफिस पहुंच भी गए। अंकित अपनी पत्नी से मिलते हैं, वहीं पास के एक कॉफी शॉप में कॉफी पी, लंच वगैरह किया। करीब 1 या सवा 1 घंटे ये लोग वहां पर रुके होंगे। उसके बाद वापस घर आने के लिए शाम के ठीक 4 बजे एक्सेंचर ऑफिस से निकल गए। जब ये लोग वापस आ रहे थे, तभी अंकित ने नोटिस किया कि एक गाड़ी इनकी कार का पीछा कर रही है। ये बात इन्होंने गगन को बताई। गगन भी उस कार को देखते हैं। ये लोग अपनी फॉर्च्यूनर कार को कभी तेज करते हैं, कभी धीमी करते हैं, बेवजह किसी और रोड पर टर्न कर देते हैं। फिर भी वो गाड़ी इनके पीछे पीछे आ रही थी। वो सफेद कलर की होंडा अकॉर्ड थी। इन्हें थोड़ी घबराहट हुई। अंकित ने गगन से बोला कि प्रतीक को कॉल करके इसके बारे में बताओ। प्रतीक वही दोस्त हैं जिनको शुरू में अंकित ने कॉल किया था, जिसके साथ गगन थे। अब गगन ने अपने ही मोबाइल से प्रतीक को कॉल लगाया और बोला कि सफेद रंग की होंडा अकॉर्ड कार इनकी गाड़ी का पीछा कर रही है। फिर गगन ने उन्हें टेक्स्ट मैसेज करके उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी भेजा, UP 14BA2300। प्रतीक ने मैसेज का रिप्लाई किया, ओके। वो ये भी पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ पर हो। इसी बीच गगन का मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज थी। ये शाम के 4:12 के आसपास की बात होगी। अब प्रतीक अंकित चौहान के फोन पर कॉल लगाते हैं। अंकित ने बोला कि तुम टेंशन मत लो, हम ठीक हैं, घर पहुंचकर कॉल करेंगे। इसके बाद फोन कट गया। अब अंकित ने अपना मोबाइल फोन गगन को दिया और कहा कि इनके कांटेक्ट में नरेश भैया सर्च करो और कॉल लगाओ। नरेश चौहान अंकित के कजन हैं। गगन ने उन्हें कॉल लगाकर फोन वापस अंकित को दिए। अब घड़ी में समय हो रहा था 4:20। अब तक ये लोग सेक्टर 50 और 76 के रोड पर पहुंच गए थे, यानी अपने घर के करीब। अंकित अपने कजन से बात कर ही रहे थे कि अचानक एक जोर की आवाज सेक्टर 76 में हाईवे पर गूंज उठती है, जैसे किसी ने कोई बड़ा पटाखा चलाया हो कई बार। इतने में फोन पर बात कर रहे नरेश ने अपने भाई अंकित की चीख सुनी। फोन कटा नहीं था, बल्कि अंकित के हाथ से छूटकर कार के फर्श पर गिर गया था। नरेश सब कुछ सुन रहे थे। कुछ ही मिनटों में गगन ने फोन उठाया और नरेश को बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आसपास से गुजर रहे लोग, वहां के रहने वाले लोकल लोग सभी इकट्ठा होने लगे।
गगन को चूंकि कार ड्राइव करनी नहीं आती तो अंकित को अस्पताल कैसे ले जाएं। इन्होंने इकट्ठा हो रही भीड़ से मदद मांगी। एक शख्स मिले जिनको कार चलानी आती थी। इन्होंने गगन की सहायता से पहले अंकित को ड्राइविंग सीट से हटाकर पीछे की सीट पर लिटाया, स्वयं ड्राइविंग सीट पर बैठे। गगन फ्रंट के पैसेंजर सीट पर बैठा जहां पहले से थे। इसके बाद ये लोग अंकित के ही फॉर्च्यूनर से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। वैसे 4:31 के आसपास किसी ने अंकित के ही मोबाइल फोन से पीसीआर को इस वारदात की सूचना दे दी थी। वहां कंप्लेन रजिस्टर हुआ और पुलिस की टीम मदद के लिए निकल पड़ी। गगन और वो शख्स गाड़ी लेकर शिवालिक हॉस्पिटल पहुंचे। वहां इन्हें कोई डॉक्टर नहीं मिलता। एक पर्सन ने मीडिया में बताया कि वहीं पर काफी समय बर्बाद हो जाता है। खैर हॉस्पिटल वालों ने एक एम्बुलेंस ऑफर किया, हालत नाजुक है, दूसरे अस्पताल ले जाइए। अब गगन और हॉस्पिटल स्टाफ अंकित को एम्बुलेंस में रखते हैं। गगन भी उसी एम्बुलेंस में बैठे और दूसरे हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। पीछे पीछे वो शख्स भी अंकित की फॉर्च्यूनर कार लेकर आ रहे थे। कुछ देर में ही कैलाश हॉस्पिटल पहुंचे। यहाँ डॉक्टर ने अंकित को चेक किया और जवाब दे दिया, अब ये नहीं रहे। ये 5 बजे के आसपास की बात होगी। गगन ने भी पुलिस को सूचित किया। ऑफिसर ने कहा कि पहले ही सूचना मिल चुकी है, हम आ रहे हैं। नोएडा सेक्टर 49 की पुलिस घटनास्थल और हॉस्पिटल पहुंच जाती है। गगन ने नरेश और प्रतीक को भी खबर कर दिया। उधर अंकित की पत्नी अमीषा तक भी सूचना पहुंच जाती है। वो भी एक फ्रेंड की स्कूटी से हॉस्पिटल पहुंची। वो बेतहाशा रो रही थी। अंकित का मूल रूप से घर मेरठ जिले के शास्त्री नगर कॉलोनी में है। मकान का नाम पुष्प विला है, जहां अंकित के माता पिता, भाई और दूसरे फैमिली के लोग रहते हैं। ये भी तुरंत मेरठ से नोएडा के लिए निकले। अंकित के पिताजी धर्मवीर चौहान एक रिटायर्ड प्रोफेशनल हैं। मेरठ में रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का बिजनेस रन करते हैं। माँ पुष्प चौहान हैं। एक भाई है, मीडिया के अनुसार वो भी इंजीनियर है और कनाडा में जॉब करता है। अंकित की पत्नी अमीषा का मायका मुजफ्फरनगर में है। इनके पिता एसएन चौहान मुजफ्फरनगर के एक जाने माने कॉलेज के डायरेक्टर हैं। अमीषा और अंकित की मुलाकात बेंगलोर में काम करते हुए हुई थी। शादी के पहले से एक दूसरे को जानते थे, पसंद करते थे। दोनों के परिवार को भी इनकी शादी से कोई आपत्ति नहीं हुई। 2012 में ही दोनों ने प्रतीक विस्टेरिया सोसाइटी में एक फ्लैट बुक कर दिया था जो 3 BHK है। 10 मार्च 2015 को इनकी धूमधाम से शादी हुई। इसके बाद चैत्र नवरात्रि के दौरान इन्होंने नए फ्लैट में गृह प्रवेश किया। इंटरनेट के हिसाब से चैत्र नवरात्र 2015 में 21 मार्च से 20 मार्च के बीच पड़ा था। अब नोएडा पुलिस ने अंकित के पिता के कंप्लेन के आधार पर FIR फाइल की। इसके बाद शुरू की जाती है इन्वेस्टिगेशन। घटना के पीछे कौन लोग हैं उनका पता करना। पुलिस के सामने 2 सबसे अहम लोग थे। एक तो अंकित की पत्नी अमीषा, जिनसे अंकित आखिरी बार मिले थे, और दूसरे थे अंकित के दोस्त गगन दुधौरिया, जिसके साथ वो पूरे समय थे जब तक कि वो घटना नहीं हुई। पुलिस की कई अलग अलग टीमें बनाई गईं, सभी को अलग अलग काम सौंपे गए। कोई परिवार से पूछताछ करेगा, कोई घटनास्थल का निरीक्षण करेगा, कोई सड़कों पर लगे कैमरों की जांच करेगा, कोई अंकित के फॉर्च्यूनर कार की जांच करेगा। पुलिस ने शुरुआत में 3 थ्योरीज निकाली और उस पर ही काम करने लगी। सबसे पहला है दुश्मनी या रंजिश। अंकित चौहान का किसी के साथ झगड़ा चलता हो, हाल के दिनों में किसी के साथ बहस हुआ हो, रिश्तेदारों या परिवार में कुछ हुआ हो। दूसरी थ्योरी है अंकित अमीषा की शादी को केवल 1 महीना ही हुआ और ऐसी घटना हो गई। दोनों में से किसी का पहले से कोई प्रेमी प्रेमिका हो, एक तरफा कोई लवर हो जिसे ये शादी बर्दाश्त नहीं हुई। तीसरी थ्योरी थी रॉन्ग आइडेंटिटी। बदमाश किसी और के लिए निकले हों लेकिन गलती से अंकित को निशाना बनाया। दोस्त गगन से पुलिस ने डिटेल में पूछताछ की, उस समय क्या क्या हुआ था। पुलिस ने गगन, अंकित, प्रतीक और नरेश इन चारों की कॉल डिटेल्स भी निकाली। ये लोग एक दूसरे के साथ थे या संपर्क में थे। अमीषा के भी कॉल डिटेल्स, सोशल मीडिया हैंडल्स सब कुछ एग्जामिन किए जाने लगे। फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल से 4 खोखे बरामद हुए। गगन ने भी कहा कि 4 बार हथियार चलाया गया था। 14 अप्रैल की सुबह अंकित का पोस्टमार्टम होता है। उसके गर्दन में और लेफ्ट एल्बो में खोखे के सामने वाला हिस्सा पाया जाता है। एक हिस्सा फॉर्च्यूनर गाड़ी के फ्रंट पैसेंजर सीट के ऊपरी साइड में मिला, जहां गगन बैठे हुए थे। करीबी लोगों से बात करने पर पता चला कि कुछ समय पहले अंकित की वैशाली इलाके में कार पार्किंग को लेकर कुछ बहस हुआ था किसी के साथ। यही नहीं, अंकित का एक कजन है अभिषेक, उसके साथ भी कुछ विवाद चलता। वो कजन दिल्ली के IT कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में जॉब करता है। एक और बात, अंकित के साथ इतनी बड़ी घटना हुई और इसके ही बगल में गगन बैठा हुआ था। उसे बदमाशों ने क्यों कुछ नहीं किया, उसे एक खरोच तक नहीं आई थी। ऊपर से गगन ने उनका चेहरा भी देख लिया होगा। क्या उन बदमाशों ने सोचा नहीं कि आगे चलकर ये आदमी इनकी पहचान करवा सकता है, पुलिस से पकड़वा सकता है। उन बदमाशों को कैसे पता चला कि आज के दिन अंकित इस समय इस जगह पर मौजूद होगा। वो लोग इनका पीछा एक्सेंचर ऑफिस से कर रहे थे जो सेक्टर 135 में है। गगन ने अपने बयान में बताया कि ये और अंकित अमीषा के साथ लंच करने के लिए गए थे उसके ऑफिस। वहीं पर गाड़ी पार्क की, करीब 1 घंटा वहां पर टाइम स्पेंड किया होगा। फिर शाम के 4 बजे ये यानी गगन और अंकित अपनी कार के पास आए। गगन ने देखा कि इनकी गाड़ी के ठीक पीछे एक और कार पार्क थी, व्हाइट कलर की होंडा अकॉर्ड। दोस्त ये भी देखते हैं कि उस कार में ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर एक आदमी बैठा हुआ है।
उसके लेफ्ट बाह पर अपर साइड के आउटर पार्ट में और फोर आर्म के आउटर पार्ट में एक एक टैटू बना हुआ है। गगन ने टोटल 2 टैटूज देखे। उसने विंडो ओपन करके अपनी बाह दरवाजे पर रखे हुए था। गगन ये सब कुछ देख ही रहे थे कि अंकित इनके पास आ गए। दोस्त ने अंकित से बोला कि तुम कार में बैठो, ये आ रहे हैं। इन्होंने सोचा कि होंडा चालक को बोला जाए कि अपनी कार को थोड़ा साइड कर लो ताकि अपनी फॉर्च्यूनर यहाँ से निकाल सकें। इतने में अंकित ने गगन से बोला कि चलो थोड़ा सिगरेट पी लेते हैं। साइड में जाकर दोनों पीने लगे। गगन ने देखा कि बोलने से पहले होंडा वाले कार ने अपनी गाड़ी यहाँ से हटा ली। दोस्त ने कार का नंबर भी देख लिया था। इसके बाद जब रास्ते में अंकित ने कहा कि एक कार पीछा कर रही है, तब गगन ने देखा कि ये तो वही कार है, होंडा अकॉर्ड, जो एक्सेंचर में हमारी कार के पीछे खड़ी थी। इसके बाद दोस्त प्रतीक को कॉल किया गया। गाड़ी का नंबर उनको मैसेज भी करते हैं। फिर अंकित के कजन नरेश को भी बताया गया। गगन ने आगे बताया कि अंकित जब नरेश से बात कर रहा था तभी अचानक होंडा अकॉर्ड ने लेफ्ट साइड से इन्हें तेजी से ओवरटेक किया और गाड़ी सामने लाकर रोक दी। इसके चलते अंकित को भी फॉर्च्यूनर रोकनी पड़ी। होंडा अकॉर्ड के लेफ्ट साइड के फ्रंट सीट और बैक सीट से एक एक आदमी उतरे। दोनों के हाथों में हथियार थे। उन्होंने हाथ से इशारा करते हुए इन्हें गाड़ी रोके रखने को कहा। अंकित उन्हें देखकर घबरा गए और अपनी कार रिवर्स करके निकालने की कोशिश की। तभी जो आदमी होंडा कार के फ्रंट पैसेंजर सीट से उतरा था उसने अपना हथियार चलाया। प्रोजेक्टाइल फॉर्च्यूनर के सामने वाले हिस्से को पार करते हुए अंकित के लेफ्ट एल्बो में लग जाता है। अंकित दर्द में चिल्लाते हैं। इस वक्त इनके एक हाथ में फोन था जिस पर कजन से बात कर रहे थे और दूसरे हाथ में गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील। अंकित के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिरा। अब ये लेफ्ट साइड से गाड़ी को मोड़कर आगे निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन फॉर्च्यूनर के सामने उस तरफ एक पेड़ आ गया। गाड़ी वहीं फंस गई। फिर जिस आदमी ने हथियार चलाया था वो ड्राइवर वाले साइड के विंडो के पास आया और वापस 3 बार और चलाए। उनमें से एक तो मिस हुआ, दूसरा अंकित के गर्दन में लगा। इसके बाद बदमाश ने अंकित के दोस्त गगन को निशाना बनाया। गगन आगे की तरफ झुक गए और तीसरा निशाना इनकी सीट के ऊपरी हिस्से में लगा। देखा जाए तो बदमाश ने टोटल 4 बार हथियार का यूज किया था। अंकित को काफी चोट आई, खासकर 2 जगह, एल्बो और गर्दन के पास। वो बेहोशी की हालत में एक तरफ झुक गए। हालांकि उन्होंने सीट बेल्ट पहना हुआ था। बदमाश ने दरवाजा खोलकर अंकित का सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की ताकि इन्हें बाहर निकाल सकें। गगन से भी गाड़ी को खाली करने को बोला। दोस्त ने कहा कि इनके पास कुछ भी नहीं है। इतने में पीछे से जो दूसरा वाला बदमाश था उसने पहले वाले से बोला कि चलो यहाँ से निकलते हैं वरना पकड़े जाएंगे। आवाज सुनकर भीड़ भी इकट्ठा हो रही थी। इसके बाद ये बदमाश होंडा अकॉर्ड से ही निकल गए। फॉर्च्यूनर कार को यहीं पर छोड़ दी। गगन के सारे बयान सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ जाती है। आखिर उन बदमाशों का इरादा क्या था, लूटपाट करना या कुछ और, क्योंकि उन्होंने कोई भी कीमती चीज छीनी नहीं, ऐसे ही छोड़कर भाग गए। गगन ने होंडा अकॉर्ड का जो रजिस्ट्रेशन नंबर देखा था वो पुलिस को दिया। पुलिस उसकी डिटेल निकालती है। गगन के बयान के आधार पर, डिस्क्रिप्शन के आधार पर 16 अप्रैल को पुलिस ने स्केच तैयार किया उस बदमाश का जिसने घटना अंजाम दी, वो हथियार चलाया। उस स्केच को हर जगह पर सर्कुलेट करते हैं। मीडिया को दिया गया। जो भी इस आदमी का सुराग देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। पुलिस ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, मुखबिर सब कुछ एक्टिव कर दिए हैं। एक टिप के आधार पर पुलिस ने 17 अप्रैल को एक आदमी को पकड़ा जो स्केच वाली फोटो से काफी हद तक मिलता जुलता था। उसके बारे में और पता करते हैं। इसे दिल्ली से पकड़ा गया। यह आदमी शादी का कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करने निकला था और घटना वाले दिन नोएडा में नहीं था। पुलिस को गलतफहमी हुई। वेरीफाई करने के बाद इसे छोड़ दिया गया। 19 अप्रैल को एक और पर्सन को पकड़ा गया। उसकी लोकेशन घटना के दौरान नोएडा के इसी इलाके में दिखी और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है, पर उसे भी जांच के बाद छोड़ दिया गया। 21 अप्रैल को पुलिस ने कई और टीमें बनाई जो गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और दूसरे जिलों में दबिश देंगी। जो कार नंबर पुलिस को मिला था होंडा अकॉर्ड का, पता चला कि वो स्कॉर्पियो कार का नंबर है। ओनर का नाम मिला सचिन कुमार, जो गाजियाबाद के शाहपुर बामहेता इलाके के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर यह नंबर फेक निकलता है। ऐसा भी नहीं कि गगन ने जानबूझकर गलत नंबर दिया। पुलिस ने एक्सेंचर ऑफिस से लेकर घर तक के सारे कैमरे खंगाले थे। ऑफिस के पास भी होंडा कार दिखी थी। उसमें भी गाड़ी का यही नंबर था जो गगन से मिला। अंकित का परिवार भी वो स्केच देखता है, पर यह भी पहचान नहीं पाए कि कौन होगा। समय बीतते जा रहा था लेकिन पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। अंकित के परिवार के लोग सीएम से भी जाकर मिले। उधर से भी जांच करने का आदेश आ गया। इसके बावजूद भी पुलिस कुछ पता नहीं कर पा रही। परिवार के लोग पहले ही परेशान थे। आरोपी पकड़े नहीं गए, उससे और भी चिंतित हुए। घटना के ठीक 1 साल के बाद अप्रैल 2016 में परिवार के लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं कि पुलिस केस में कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए सीबीआई को जांच सौंपनी चाहिए। 26 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है, जिसके बाद केस सीबीआई को सौंपा गया। 14 जून 2016 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। पुलिस से सारी फाइलें ली गई और जांच शुरू कर दिया। इसमें सीबीआई, यूपी एसटीएफ का भी सहारा लेती है। दोनों ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करने लगे। इनका भी सिमिलर पैटर्न होता है जैसा पुलिस का था। एक जगह पर आकर अटक गए। होंडा अकॉर्ड का फेक रजिस्ट्रेशन नंबर जो स्कॉर्पियो का निकल गया था। अब जब होंडा अकॉर्ड गाड़ी है तो इसका भी रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होगा।
इसीलिए सीबीआई और एसटीएफ ने मिलकर पूरे नोएडा में जितनी भी होंडा एकॉर्ड गाड़ियां हैं सबका पता लगाया। 700 से भी ज्यादा ऐसे कार्स मिलते हैं। इसके अलावा दूसरे पहलुओं पर भी जांच चल रही थी। संदेह कई लोगों पर था, दोस्त गगन और पत्नी अमीषा पर भी। वो भी रडार से बाहर नहीं हुए थे। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई केस एक समय के बाद ठंडा पड़ जाता है, मीडिया में भी बातें कम होने लग जाती हैं, क्योंकि मीडिया में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई होंगी सब कुछ प्रसारित किया जा चुका है। ऐसा इस केस में भी हुआ। एक समय के बाद ये केस भी मीडिया से गायब हो जाता है। ये जांचकर्ताओं के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो भी आरोपी होंगे उन्हें लगेगा कि केस ठंडा पड़ गया। वो जहां भी छिपे होंगे बाहर आ जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। यहाँ भी जांचकर्ता चुपचाप केस की जांच में लगे हुए थे। जिसने भी घटना अंजाम दिया वो फिर से बाहर निकलेगा। जब हाई लेवल की जांच होती है तो उनके अधिकारी अलग अलग तरीके से भी सोचते हैं। जो भी बदमाश गाड़ी का फेक नंबर प्लेट बनाते हैं वो या तो 1-2 अंक या कुछ अल्फाबेट चेंज कर देते हैं, बाकी सब सेम होता है। जांचकर्ता फेक नंबर को ही लेकर अब ऐसी होंडा एकॉर्ड गाड़ी देखने लगे जिनका नंबर इससे सिमिलर हो, मिलता जुलता हो। ऐसे करके एक गाड़ी का नंबर नजर में आया। वैसे फेक नंबर था UP14BA2300। अब जो नया नंबर मिला वो था UP14AB2200। सबसे क्लोज सिमिलैरिटी में यही था। हालांकि और भी मिले होंगे, उन्हें भी वेरीफाई किया गया। वैसे ही इस वाले नंबर को भी करते हैं। ये गाड़ी अलग अलग समय में 4 अलग अलग लोगों को बेची जा चुकी है। पहले ओनर थे अनिल कुमार साल 2012 में। फिर अनिल ने ये गाड़ी गौरव गांधी को बेची। गांधी ने ये कार शशांक जादव को बेची जून 2013 में। फिर शशांक ने यही कार 27 नवंबर 2015 को रामभूल चौहान को बेची। तब से ये कार रामभूल जी के पास ही है। ऑफिसर्स इन सभी ओनर के पास पहुंचे। 3 लोग तो आसानी से मिल गए, लेकिन जो शशांक जादव था वो नहीं मिला। पता चला कि वो जयपुर में है। एक टीम जयपुर रवाना हुई। वहां जाकर पता चला कि दिल्ली के लिए निकल गया। 1 जून 2017 को यानी घटना से लगभग 2 साल के बाद एक आदमी को अरेस्ट किया गया, शशांक जादव। इसे दिल्ली के धौला कुआं नामक एरिया से पकड़ा जाता है रात के 8 बजे। ये वही होंडा एकॉर्ड कार ड्राइव कर रहा था। अभी तक ये कार इसके ही नाम पर थी, यानी शशांक के। शशांक जादव गाजियाबाद के प्रताप विहार का रहने वाला है। इसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 12th में 96% स्कोर किए थे, मतलब एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रह चुका है। 1 जून 2017 को यह अरेस्ट हुआ। इसके अगले ही दिन 2 जून को इसका एक और साथी मनोज कुमार पकड़ा गया, शशांक के ही निशानदेही पर। मनोज कुमार गाजियाबाद के विजय विहार का रहने वाला है और एक मैकेनिक है, खासकर गाड़ी के गियर बॉक्स और इंजन का। ये वहीं पर गराज भी चलाता है। फिर आगे ओला में कैब भी चलाने लगा था। इन दोनों के पकड़े जाने के बाद पूरी कहानी बाहर निकलने वाली है। शशांक जादव और मनोज कुमार के अलावा तीसरा आरोपी है पंकज ठाकुर, जो गाजियाबाद के शास्त्री नगर का रहने वाला है। यह कविनगर के सर्वोदय अस्पताल में काफी दिनों से एडमिट था। फरवरी 2017 में इसका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से देहांत हो चुका है। उस होंडा अकॉर्ड के अंदर यही 3 लोग थे, शशांक जादव, मनोज कुमार और पंकज ठाकुर। अब पंकज तो रहा नहीं तो उसे अरेस्ट कैसे करेंगे। शशांक और पंकज के पिता गाजियाबाद रेलवे में कर्मचारी थे, जिसके चलते दोनों एक दूसरे को जानते हैं। पंकज साल 2007 में ICICI बैंक के लिए रिकवरी एजेंट के रूप में काम करता था। जो लोग लोन लिए हैं, खासकर व्हीकल फाइनेंस कराए हैं और टाइम पर किस्त जमा नहीं करते तो रिकवरी एजेंट्स उनके पास जाते हैं। इन्हीं एजेंट्स में से एक था सतपाल भाटी अलायस सत्ते। सतपाल दुजाना गैंग से जुड़ा हुआ था। यह आपराधिक किस्म का है। इस पर गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में टोटल 10 केसेस दर्ज हैं। इसका काम था गाड़ी चोरी करना। चूंकि पंकज और सतपाल सेम जगह पर काम करते थे रिकवरी एजेंट के रूप में, इसलिए इनकी भी दोस्ती हो गई थी, जान पहचान हो गई थी। पंकज मनोज को भी जानता था, जानेगा कैसे नहीं। सतपाल के साथ गाड़ी चोरी करता तो गाड़ी का हुलिया भी बदलना पड़ेगा। और मनोज एक मैकेनिक है। पंकज के पिता रेलवे में काम करते हैं, जिसके चलते शशांक को भी जानता है। कुल मिलाकर पंकज एक ऐसी कड़ी है जिसने शशांक को मनोज और सतपाल से मिलवाया। अब मिलाने की वजह क्या थी? शशांक ने एक आदमी मोहित जून के साथ मिलकर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू किया। इंफ्राग्रुप डेवलपर्स, ऑफिस था सेक्टर 63 में। मोहित ने जैसा कोर्ट में बताया कि इसने पाम ओलंपिया नामक एक प्रोजेक्ट में करीब 35 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आइडेंटिकल अमाउंट शशांक भी इसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है। इसमें मोहित ने टोटल 52 लाख रुपए कमाए। 35 लाख निकाल दें तो बचा हुआ अमाउंट फायदा होगा। आइडेंटिकल अमाउंट शशांक को भी फायदा मिला। फरवरी 2015 में शशांक ने मोहित से कहा कि चलो कंस्ट्रक्शन में भी हाथ आजमाया जाए। अब इन्हें इन्वेस्टर्स चाहिए थे, लेकिन कोई मिलता नहीं। इसके चलते शशांक ने मोहित और इसके कजन से 25 अप्रैल 2015 को करीब 1.5 करोड़ रुपए का लोन लिया। आपको बता दें कि अंकित के साथ जो घटना हुई थी 13 अप्रैल को, जिसे शशांक ने किया, इसके ठीक 10 दिन के बाद अपने बिजनेस पार्टनर से 1.5 करोड़ का लोन लिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। इसका मतलब कि शशांक को पैसों की काफी जरूरत थी। मीडिया के अनुसार इसने घटना से पहले पंकज से 4 लाख रुपए का लोन लिया था। वैसे शशांक के ही लेफ्ट आर्म पर दोनों जगहों पर टैटू बने हुए हैं। ऊपर के साइड देवनागरी में ओम नमः शिवाय और फोर आर्म पर रोमन स्क्रिप्ट में क्षत्रिय। ये मीडिया के अनुसार आपको बता रहे हैं। 4 जून 2017 को पुलिस ने सतपाल और पवन शर्मा को भी उठाया।
ये दोनों दूसरे केस में भी आरोपी हैं। ज्वाला प्रसाद करके एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे जिनकी पंकज से दुश्मनी थी। पंकज ने सतपाल से उन्हें ठिकाने लगाने को कहा, जिसके बाद सतपाल ने एक साथी अनित अलाश टोटा के साथ मिलकर घटना अंजाम दी। इसके करीब 8 साल पहले ज्वाला प्रसाद के 2 बच्चों ज्योति और राजीव को भी खत्म किया गया था। पवन शर्मा पर भी 4 केसेस दर्ज हैं गौतम बुद्ध नगर में ही। इस केस की बात करें तो शशांक जाधव को अपने बिजनेस में काफी लॉस हो रहे थे, जिसके चलते इसने पंकज से 4 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन पैसे चुका नहीं पा रहा था। पंकज ने आइडिया दिया कि क्यों ना गाड़ी चोरी की जाए, महंगी लग्जरी गाड़ी आराम से 8-10 लाख रुपए में बिक जाएगी। ये लोग सतपाल को ही कार बेचते हैं। सतपाल ने ही कहा कि तुम लोग कोई फॉर्च्यूनर जैसी कार उठाकर लाओ, ये खरीदेगा। ये लोग गैंग के साथ मिलकर हरियाणा से शराब की तस्करी किया करते थे। लग्जरी गाड़ी होगी तो पुलिस ज्यादा चेकिंग नहीं करती। एक तरह से सतपाल ने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गाड़ी चोरी करके लाने का। जो पैसे मिलेंगे उससे शशांक उधार पैसे चुका देगा। शशांक और पंकज मनोज को भी प्लान में जोड़ते हैं। तीनों मिलकर एक अच्छा सा प्लान तैयार करते हैं। शशांक अपनी होंडा अकॉर्ड गाड़ी देगा, जिसे शहर में घूमकर फॉर्च्यूनर को खोजेंगे। पंकज के पास लाइसेंसी हथियार था, साथ में एक देसी कट्टा भी था। ये डराने के लिए हथियारों का इंतजाम करेगा। मनोज कुमार शशांक का साथ देगा गाड़ी लूटने में। इन्होंने 12 अप्रैल 2015 को यानी घटना से एक दिन पहले गाजियाबाद के विजयनगर के बाईपास पुलिस पोस्ट के पास सारी प्लानिंग की। शशांक जाधव विजयनगर में ही शान मलिक के गैराज गया। वहां उसने 2 फर्जी नंबर प्लेट बनवाई। UP14BA 2300 ये प्लेट होंडा अकॉर्ड के लिए थी। दूसरी प्लेट UP16CJ 0032 ये प्लेट उस गाड़ी के लिए जिसे चोरी करेंगे। उसका भी नंबर प्लेट बदलना पड़ेगा वरना पकड़े जा सकते हैं। यह भी इन्होंने सोचा कि चोरी करने के बाद शशांक अपनी होंडा अकॉर्ड लेकर घर चला जाएगा। पंकज और मनोज चोरी वाली गाड़ी लेकर सतपाल के पास जाएंगे, बुलंदशहर सिकंदराबाद। अपडेट आया 13 अप्रैल 2015। शशांक अपनी होंडा अकॉर्ड लेकर घर से निकला। पंकज और मनोज को पिक किया। पंकज अपना लाइसेंसी हथियार और देसी कट्टा लेकर आया था। लाइसेंसी वाला शशांक को दिए और देसी कट्टा मनोज को। पंकज होंडा कार को ड्राइव कर रहा था। बगल वाली सीट पर शशांक बैठा हुआ था और पीछे की लेफ्ट सीट पर मनोज था। ये लोग नोएडा की तरफ निकले। रास्ते में सतपाल को भी कॉल करके ज्वाइन करने बोला, पर वो मना कर देता है। सुबह में 11 बजे के आसपास ये लोग अमेठी यूनिवर्सिटी के पीछे यमुना नदी के पास पहुंचे। यहाँ होंडा अकॉर्ड पर फेक नंबर प्लेट लगाते हैं। इसके बाद नोएडा शहर में घूमते रहे, कोई फॉर्च्यूनर कार मिल जाए, साथ में शराब भी पीते हैं। इन्होंने दोपहर में लगभग 3 बजे एक फॉर्च्यूनर गाड़ी नोएडा सेक्टर 135 में एक्सेंचर ऑफिस के पास खड़ी देखी। अब ये वहीं पर धीमी रफ्तार में घूमते हुए नजर रखने लगे। गाड़ी किसकी है? ये भीड़ भाड़ वाली जगह है, यहाँ से उठाना ठीक नहीं, पकड़े जा सकते हैं। पुलिस को लग रहा था कि घटना किसी जानकार ने सोच समझ कर की है, प्लानिंग करके की है, वरना अंकित चौहान की एग्जैक्ट लोकेशन उसे कैसे पता होगी। पर यहाँ पर केस में मिला कि आरोपी बिल्कुल अनजान है। फॉर्च्यूनर कार चोरी करने के लिए निकले हैं। इन्हें बस गाड़ी छीन कर सतपाल को बेचनी है। ये लोग अपनी होंडा अकॉर्ड को फॉर्च्यूनर के पीछे ले जाकर खड़ी कर देते हैं। 4 बजे के आसपास जब फॉर्च्यूनर का ओनर यानी अंकित चौहान आए और उसके दोस्त गगन भी गाड़ी में बैठकर निकले, तब इन तीनों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। सही मौके का इंतजार करने लगे, कहीं सुनसान जगह मिल जाए तो ओवरटेक करके रोकेंगे। पुलिस के अनुसार ये लोग काफी शराब के नशे में भी थे। सेक्टर 76 के पास मौका देखकर ओवरटेक करके फॉर्च्यूनर रुकवाई, लेकिन गाड़ी के ओनर भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद शशांक ने हथियार चलाया। फिर भी ओनर भागने लगे। गाड़ी पेड़ में फंस गई। शशांक ने 3 बार और हथियार चलाए। अंकित ने चूंकि सीट बेल्ट पहना हुआ था और बदमाश नशे में थे, उसे शशांक निकाल नहीं पाया। तब तक भीड़ जमा होने लगी और भागना पड़ा। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलकर शराब की दुकान पर गए और शराब पी। फिर ये लोग अपने एक जानकार गुरविंदर सिंह के घर पर गए। शशांक के कपड़ों और हाथ में रक्त लगे थे। कहा कि इसके पैर में चोट लगी है, दूसरा कोई पहनने के लिए पैंट दे दो। गुरविंदर जी ने अपना पजामा दिया। जब वो चेंज कर रहा था तो इन्होंने देखा कि कोई चोट नहीं लगी। तब जाकर शशांक बताता है कि इससे एक बहुत बड़ी घटना हो गई है। घर पर गुरविंदर की पत्नी बलजीत कौर भी थी। शशांक ने अपने कपड़े बदले, वॉश बेसिन में हाथ धोया। सीबीआई गुरविंदर सिंह और बलजीत कौर को भी अपना विटनेस बनाती है, लेकिन बाद में ये दोनों हॉस्टाइल हो जाते हैं, अपने बयान से मुकर गए। इन्होंने बयान में यह भी कहा कि पंकज ने शशांक को 4 खाली कार्टेजेस दिए, जो कि देसी कट्टे से निकाले थे। मनोज के घर में फर्स्ट फ्लोर पर एक गैलरी था, वहीं टॉयलेट के ऊपर एक खाली पोर्शन है। उसी पोर्शन में होंडा अकॉर्ड की फेक नंबर प्लेट छिपाई हुई थी, जिसे बरामद किया गया। शशांक की होंडा अकॉर्ड भी बरामद की गई उसी के पास से। शशांक के बेडरूम से गाड़ी की चाबी, जूते, घटना के दौरान पहने हुए कपड़े भी बरामद हुए। कपड़ों में ब्लू जीन्स और 4 कार्टेजेस आयरन ड्रम में छिपाकर छत पर रखे हुए थे। शशांक ने अपनी गाड़ी नवंबर 2015 में किसी और को बेच दी। जो लाइसेंसी हथियार था उसे पंकज ने एक डीलर को बेच दिया, जो लीगली तौर पर ऐसे हथियार की खरीद बेच करते हैं। उस डीलर या एजेंसी ने वही हथियार अक्टूबर 2015 में दीपक अग्रवाल नामक व्यक्ति को बेच दिया 65,000 रुपए में। उस हथियार का नंबर था FG11567। न्यूज में खबरें चल रही थीं कि ऐसे आदमी ने घटना अंजाम दी है जिसके हाथ पर टैटू है। शशांक जयपुर में एक डॉक्टर के पास गया टैटू मिटवाने के लिए। उस डॉक्टर ने भी न्यूज देख रखे थे, इसलिए उसने 2 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन शशांक के पास इतने पैसे नहीं जिससे टैटू नहीं मिटवा पाया।
घटना अंजाम देने के कुछ महीने के बाद शशांक ने शहर छोड़ दिया था और जयपुर चला गया। मनोज भी अपना दुकान बंद कर ट्रक चलाने लगा। जब इसे पकड़ा गया तब ये कैब चला रहा था। पंकज का तो देहांत हो गया बीमारी के चलते। 29 अगस्त 2017 को सीबीआई ने गाजियाबाद कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन आरोपियों के आपत्ति जताने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह केस दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया कि यहाँ गाजियाबाद में रहेंगे तो उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। शशांक ने बेल के लिए भी अप्लाई किए, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट इनकार कर देती है। 20 सितंबर 2025 को कोर्ट ने शशांक और मनोज पर चार्जेस फ्रेम किए। आरोप सिद्ध हो गए। उसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ में शशांक पर 70,000 रुपए और मनोज पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। शुरुआत में अंकित के परिवार ने अपनी बहू पर भी संदेह जताया था, क्योंकि घटना के 2 हफ्ते के बाद ही वो मायके चली गई। लेकिन अमीषा के पिता ने कहा कि इतनी यंग एज में बेटी ने ऐसा समय देखा। वो इतनी स्तब्ध थी कि काउंसलिंग भी कराई गई। अमीषा के पिता लगातार अंकित के परिवार के संपर्क में रहे। लगभग 10 साल के बाद यह केस अपने अंतिम चरण तक पहुंचा। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आप कमेंट करके अपनी राय बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।